पहलवान साक्षी मलिक की ब्रजभूषण को चुनौती, नार्को टेस्ट करवाकर खुद को करे निर्दोष साबित। जयपुर ब्लास्ट तुष्टीकरण पर घेराव, पीएम मोदी ने बताया 2023 की बीजेपी की रणनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, पूर्ण बहुमत से आएगी कांग्रेस। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत देखकर ही वोट करे जनता, डीके शिव कुमार ने मतदाताओं से की अपील। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का क्या होगा, कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप और वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनौती दी है। उन्होंने ब्रजभूषण को नार्को टेस्ट कराने और खुद को निर्दोष साबित करने की चुनौती दी है और साक्षी ने कहा है कि अगर WFI चीफ ब्रजभूषण को 7 पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद बेगुनाह साबित होने का भरोसा है तो वो लाई डिटेक्टर नार्को टेस्ट करवाएं। विरोध करने वाले पहलवानों ने यह भी कहा है कि अगर ब्रजभूषण WFI के कामों में अभी भी शामिल है तो वो प्रतियोगिताओं के आयोजन का विरोध करेंगे। साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं WFI अध्यक्ष को नार्को टेस्ट WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन इंडिया अध्यक्ष को नार्को टेस्ट लेने की चुनौती देती है। हम भी जांच कराने को तैयार हैं। सच्चाई सामने आने दीजिए कि कौन दोषी है और कौन नहीं। वहीं 2021 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी प्रतियोगिताएं IOA के एंड हॉक पैनल के तहत हों। अगर ब्रजभूषण किसी भी तरह के कार्यक्रमों में शामिल हैं तो हम इसका विरोध करेंगे और पहलवानों ने गुरुवार को ब्रजभूषण के खिलाफ जांच की धीमी प्रक्रिया का विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधने का भी फैसला किया है। धरने पर बैठे पहलवान एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोप में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को WFI अध्यक्ष के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। हालांकि अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस से फटकार लगाई थी। इससे पहले सोमवार को ऐसी खबरें आई थी कि धरना दे रहे पहलवानों ने 15 दिन बाद टूर्नामेंट के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिया है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे पहलवानों ने सोमवार को अभ्यास किया था। ये पहलवान एशियाई खेलों के ट्रायल के लिए तैयारी कर रहे हैं और IOA एंड हॉक पैनल के ट्रायल 17 मई से कराने का फैसला भी लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ गए हैं। पंकज जी, साक्षी मलिक की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है अगर ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष हैं तो वो नार्को टेस्ट कराएं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब सारी प्रक्रिया सारे रेसलर देश का गौरव है और वो उनके साथ अगर कोई किसी प्रकार का भी कोई जो आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनके ऊपर किसी तरह का भी आरोप है तो उसका वो हर जांच के लिए तैयार है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि उनकी रेसलर्स की की तरफ से FIR दर्ज की जाए और FIR दर्ज हो गई और पुलिस उसमें सक्षम कार्रवाई कर रही है। अब उसमें उनका ये बयान जारी करना कि नहीं वो नार्को टेस्ट हो रही है हो तो पुलिस अगर जैसा भारतीय पुलिस जो दिल्ली पुलिस है वो अगर उसमें जो उचित समझेगी उस पर वो कार्रवाई करेगी, निर्णय लेगी। और ब्रजभूषण शरण सिंह हर तरह की जांच के लिए तैयार है। हर तरह की जो व्यक्ति CBI जांच के लिए तैयार हो तो उससे बढ़ के क्या हो सकता है।
और दूसरी चीज है, जिस तरह से रेसलर्स की तरफ से ये भी आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा कि अब हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपके FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। FIR दर्ज भी हो गई और पुलिस उस पर, दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सवाल इस बात का है कि अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जाइए और वहां जाके आप उसका निर्णय लीजिए। लेकिन उसके बाद रेसलर्स का ये कहना कि नहीं, हम जो है खाप पंचायत जो निर्णय देगी वो मान्य करेंगे, तो ये भी भारतीय कानून के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि उनका ये इस तरह का बयान नहीं जारी करना चाहिए। जो कानून, जो पुलिस जैसा करेगी उसको मानना चाहिए। और सीधी सी बात है, पुलिस जांच में जो भी जांच पड़ताल में सबसे सामने आएंगे उससे कोई नहीं बच पाएगा। हिंदुस्तान में कानून का राज है और सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा निर्देशन में FIR दर्ज हुई है। तो सवाल इस बात का है, जिला न्यायालय और हाई कोर्ट की एक कड़ी है, वो जैसा डिसीजन देंगे उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए जिस तरह की बात करना कि नार्को टेस्ट हो और ये हो, ये सब न्यायिक प्रक्रिया है और जैसा पुलिस उसको समझेगी वैसा वो कार्रवाई करेगी। जी पंकज जी, अभी हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो है एक वीडियो भी साझा किया गया था जिसमें उन्होंने अपनी बेगुनाही को लेकर के कई अहम बातें कही थी। तो वहीं अब ये साक्षी मलिक की तरफ से भी चुनौती दी गई है, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नार्को टेस्ट करवाएंगे? भाई अगर कोर्ट कहेगी और दिल्ली पुलिस कहेगी वो बिल्कुल करवाएंगे। वो हर तरह की जांच को फेस करने के लिए तैयार है। और ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी कह चुके हैं कि मैं अपराधी नहीं हूँ, ना मैं अपराधी बन के इस्तीफा दूंगा या वो कहूंगा। वो लोकप्रिय नेता है और 6 बार के सांसद हैं। वो 48 लड़कियों के स्कूल संचालित करते हैं, जिन्होंने वहाँ के क्षेत्र में, उन जिलों में, कई जिलों में, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, इस तरह के कैसरगंज, उधर आसपास के कई जिले हैं, वहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई की समस्या को खत्म करने का काम ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कृत्य किया है कि जिससे महिलाओं को शिक्षित होने में, देश की आधी महिलाओं की उनको शिक्षित होने में उसका बहुत फायदा मिला। तो इसलिए ये नार्को टेस्ट हो या जो हो, जिस तरह का पुलिस निर्णय करेगी या न्यायालय जो निर्णय करेगा उसके लिए वो तैयार है और हर तरह की जांच के लिए वो तैयार खड़े हैं। पंकज जी, अभी आपने ब्रजभूषण सिंह को लेकर के कई अहम बातें कही हैं। आपने कहा कि जो है इतने सारे छात्रों को लेकर के स्कूल चलाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि इतने तादाद में, भारी तादाद में जो है पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर और काफी विपक्ष भी उनके साथ खड़ा हुआ है, तो एक देखने वाली बात तो ये भी होती है कि अगर दाल में अगर कुछ काला नहीं होगा तो जो इतनी भारी तादाद में पहलवान खड़े हैं वो यूं ही तो नहीं खड़े होंगे ना पंकज जी। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब से वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, 2011 में वो अध्यक्ष बने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर वो अध्यक्ष बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था और वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। ये कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल मामला है और ये हरियाणा का वर्चस्व था कुश्ती संघ पे हमेशा से हरियाणा का वर्चस्व था। वही लोग, वही के पहलवान ज्यादातर जो है रेसलर होते थे, सब होते थे और उन्होंने इस नियमों में काफी बदलाव किया। उन्होंने ये कहा कि नियमों में बदलाव करते हुए उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर ओलंपिक जीत के आता है या इंडिया जीत के आता है, एशियाई खेल जीत के आता है, तो उसको भी आम पहलवान की तरफ पूरा टेस्ट देना होगा। नीचे ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर नेशनल चैंपियनशिप तक सारे टेस्ट देने होंगे। उसके बाद ही वो क्वालिफाइंग मैच जब जीत जाएगा तभी उसको जो है भेजा जाएगा प्रतियोगिता में, ओलंपिक में या एशियाड में। तो इसलिए भी बहुत सा ये अनरेस्ट रहा। तो अब सवाल इस बात का है कि उनके इस तरह के नियमों में बदलाव के कारण पूरे देश के तमाम विभिन्न राज्यों से पहलवान रेसलिंग में इंटरेस्ट लेने लगे और वो उसमें प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने लगे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो कुश्ती को एक नया आयाम देने का काम किया है और हमारे देश के गौरव, फिर कहना चाहूंगा, हमारे देश के गौरव ये महिला रेसलर्स हैं, ये देश की गौरव है, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अगर उनको किसी बात का कष्ट है या किसी बात का वो है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए फैसला भी दे दिया है और जो है उस पर FIR दर्ज हो गई है और कानून अपना काम करेगा। अब उसमें जांच में जो तथ्य सामने आएंगे वो उजागर होंगे। जी पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रेसलर
फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से काफी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ब्रजभूषण वाकई में निर्दोष हैं तो वो अपना नार्को टेस्ट दे और अपनी बेगुनाही का सबूत दे। कर्नाटक चुनावों के लिए हो रहे मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में बीजेपी का मिशन 2023 लॉन्च कर दिया है, जहां उन्होंने बैक टू बैक 2 जनसभाओं को संबोधित किया और पीएम ने एक दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचे, जहां नाथद्वार में सीएम अशोक गहलोत की मौजूदा में कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं इसके बाद सिरोही के आबू रोड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने राजस्थान में गहलोत पायलट की खींचतान पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों से राज्य में राजनीति का भद्दा रूप देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि यहां कुर्सी लूटने और बचाने का खेल चल रहा है। वहीं पीएम ने अपने संबोधन के दौरान 2023 के लिए बीजेपी की रणनीति की झलक दिखाते हुए कहा है कि कांग्रेस का इतिहास तुष्टीकरण कर रहा है। इसके अलावा जयपुर ब्लास्ट पर भी पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर तीखा हमला किया है। पीएम ने कहा कि एक ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है और विधायकों को अपने ही सीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगा रहे हैं। पीएम ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। कांग्रेस सरकार के इस रवैये की राजस्थान की माता और बहनों को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं पीएम ने आगे कहा है कि 23 मई को जयपुर बम धमाकों की बरसी है, जहां उन धमाकों में कितनों के अपने छिन गए और आज भी उनके परिवार न्याय की उम्मीद में जी रहे हैं। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने इतिहास के मुताबिक वही किया और तुष्टीकरण कर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि मैं उसी क्षेत्र में वोट करता हूं जहां मैं 55 साल से वोट करता आ रहा हूं। वहां गरीब लोग रहते हैं और मेरा सिद्धांत है कि मैं अपना वोट गरीबों को दूं। इसलिए मैं और मेरी पत्नी हर बार जहां वोट देने जाते हैं, लोगों का उत्साह देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी पार्टी सत्ता में आएगी और हम बहुमत से जीतेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में आज चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम इस बार
भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। गुलबर्गा जो मैं आया हूँ, यहीं पर हमेशा असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन और कोई भी इलेक्शन होने दो, मैं खुद आके जिस एरिया में मैं 55 साल से वोट कर रहा हूँ, वही एरिया से वोट करता हूँ। वो गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर, और गरीबों में ही मेरा वोट पहले से रहना, ये मेरा एक प्रिंसिपल है। उसी के तहत मैं हर इलेक्शन में वहीं जाके मैं और मेरी पत्नी वहाँ वोट डालते हैं। अब डालकर लोगों को भी मिलते हैं, मिलके आते हैं, खुशी लगती है कि 55 साल से एक जगह से एक बूथ पे वोटिंग करना, ये भी बहुत बड़ा देन है। इसीलिए वो काम मैं पहले से कर रहा हूँ। आज भी मुझे अच्छा लगा, और लोगों का एंथुसियाज्म देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मेरी पार्टी फुल मेजॉरिटी में आने के पूरे सभी लक्षण हैं। तो हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, अभी ओवरऑल आप देखे हुए तो कैसा लगेगा अभी स्टेट का जो माहौल है? मैं हर जगह से हमको जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, हर जगह से आप लोगों का जो मीडिया है, टीवी है, लोग है, एजेंट्स है, कैंडिडेट है, हर लोग एक पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। जी धन्यवाद। विवेक जी, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया है कि इस बार कांग्रेस की जो सरकार है वो भारी मतों से जीत हासिल करेगी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सपने देखने में कोई पाबंदी नहीं होती है। जी विवेक जी, पहले तो खड़गे साहब ये तय कर ले। अभी मैंने उनका वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा मेरी पार्टी, तो ये तो पार्टी तो तथाकथित गांधी परिवार की है, जिसमें एक ही पार्टी के नेता बताते कि उनको पार्टी चलाने के लिए रखा गया है। नेता तो उनके राहुल गांधी है। तो जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें उनको पार्टी चलाने के लिए रखा गया उसकी बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें करके वो गांधी परिवार को दिलासा दे रहे हैं, अपने दिल को दिलासा दे रहे हैं। ये सारी चीजें पिछाड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ कर्नाटक में लगातार चल रहा है और 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जी विवेक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहना है उनका कि जो वो वोट है वो गरीब जनताओं को देते हैं, वो 55 सालों से जहां वोट डालते आए हैं वहीं डाल रहे हैं और कांग्रेस को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो इस बार बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है? क्या बीजेपी वाकई में कर्नाटक में फिर से अपनी सत्ता पर काबिज हो पाएगी? हम अपने काम की दम पे वोट मांगते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की दम पे वोट मांगते हैं। हम किसी को 55 साल के रिश्ते का हवाला नहीं देते। जब खड़गे साहब 55 साल की बात करते हैं तो इसमें उन्हें ये भी बताना चाहिए कि इस दौरान उनकी पार्टी ने किस तरह से देश को लूटने खसोटने का और खोखला बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश मजबूती से विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विदेश में भी भारत का सम्मान बढ़ रहा है।
एक इनकी पार्टी का समय था जब हमारे प्रधानमंत्री को बगल देश का प्रधानमंत्री रहती और बता देता था। आज जी। स्थिति ये है कि देश नहीं पूरी दुनिया में भारत के लोगों को सम्मान के साथ देखा जाता है। और यहाँ स्थिति ये खड़गे साहब का खुद उनकी पार्टी को सम्मान नहीं है। छाता सोनिया जी के सर पे लगता है, खड़गे साहब खड़े रहे थे। तो पहले तो अपने पार्टी में अपने लिए सम्मान ढूंढ लें। अध्यक्ष की हैसियत क्या है उनकी पार्टी में, वो बेहतर समझ सकते हैं। जी विवेक जी। हाँ, कर्नाटक की जनता इस तरह किसी छलावे में नहीं आने वाली है। कर्नाटक की जनता तुष्टीकरण की राजनीति से दूर भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ चल रही और आगे भी चलती रहेगी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। आप देख लीजिएगा 13 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में आज चुनाव हो रहे हैं और इसके जो परिणाम है वो 13 मई को आएंगे। और एक खास बात आपको और बता दें कि कर्नाटक में हर बार सत्ता बदलने का रिवाज है, लेकिन इस बार किसके हाथ में सत्ता होगी वो वाकई में देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार भारी मतों से जीत हासिल करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से भी कई सारे संबोधन कर्नाटक में देखने को मिले हैं। तो वहीं अब देखना ये होगा कि किसके हाथ होगी सरकार। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर मतदान जारी है। आज सुबह 7 बजे से कर्नाटक के 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार कर्नाटक में दोपहर 1 बजे तक 37.25% मतदान हो गया है। इससे पहले कर्नाटक में सुबह 11 बजे तक 20.99% और सुबह 9 बजे तक 8.26% मतदान हुआ था। राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया है। तो वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक की जनता 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 13 मई को राज्य में वोटों की गिनती होनी है और इसके बाद सिद्ध होगा कि कौन होगा कर्नाटक का सरताज। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार के लिए गुरुवार का दिन अहम होने वाला है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा है कि कल संविधान पीठ के 2 बड़े फैसले आएंगे। हालांकि उन्होंने ये बात समलैंगिक विवाह पर चल रही सुनवाई के दौरान एक वकील की बात पर जवाब देते हुए कहा है, लेकिन इशारा साफ है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद पर फैसला कल आ सकता है। शाम को जब लिस्ट जारी होगी तो इस बात की पुष्टि हो पाएगी और शिवसेना बीजेपी के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना समान रूप से इस बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस फैसले से ही महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय होगी। सत्ता के गलियारों में 2 संभावनाओं की चर्चा हो रही है। पहली संभावना ये है कि विधायक अयोग्य नहीं दिए जाएंगे। इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट मामले को राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को वापस भेज सकता है। इससे शिंदे फडणवीस सरकार को यथास्थिति बनाए रखने में मदद मिलेगी। दूसरी संभावना कोर्ट की ओर से शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को फौरन इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। और जुलाई 2022 में जब शिंदे ने विधानसभा के पटल पर विश्वास मत मांगा तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन को कुल 288 विधायकों में से 164 का समर्थन मिला और सत्ताधारी गठबंधन आसानी से 145 के आधे आंकड़े को पार कर गया था।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।